हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट इंजन के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कार्नोट इंजन के बारे में। तो देखिए, कार्नोट इंजन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला सिलेंडर, दूसरा सोर्स, तीसरा इंसुलेटिंग स्टैंड और चौथा सिंक। तो चलिए एक एक करके इन चारों के बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो है वो पार्ट वो है सिलेंडर। तो देखिए, इट हैज़ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स बट बेस इज कंडक्टिंग। इनसाइड द सिलेंडर अ नॉन कंडक्टिंग वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज फिटेड। यानी कि इस सिलेंडर में जो वॉल है वो होगा नॉन कंडक्टिंग और जो उसका बेस है वो होगा कंडक्टिंग, और तो उसका में जो पिस्टन लगा होगा वो होगा फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जो है वो होगा इंसुलेटिंग पिस्टन। यानी कि उससे कोई हीट बाहर नहीं जा सकता है और ना बाहर से कोई हीट उसके अंदर आ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में जो है सोर्स। देखिए, अ सोर्स कंसिस्ट वेरी हाई फिक्स टेम्परेचर T1। देखिए दोस्तों, ये जो सोर्स होता है वो एक हाई टेम्परेचर पर फिक्स किया जाता है। मान लेते हैं वो हाई टेम्परेचर T1 है और इसकी जो कैपेसिटी होती है, थर्मल कैपेसिटी, वो होती है इनफाइनाइट। इट हैज़ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी एंड एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन टेक फ्रॉम सोर्स विदाउट लूज टेम्परेचर। अगर इस सोर्स से हम हीट को लें तो भी इसके टेम्परेचर पे कोई भी डिक्रीज़ नहीं आएगा। तो चलिए अब जानते हैं सिंक के बारे में। देखिए, इट कंसिस्ट लो फिक्स टेम्परेचर। सिंक जो होता है लो टेम्परेचर पर फिक्स करके रखते हैं। मान लेते हैं वो जो जिसमें लो टेम्परेचर में हमने उसे फिक्स किया है वो है T2, और इसकी भी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। मतलब एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड विदाउट एनी राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर हम इसमें कोई हीट ट्रांसफ़र करें तो उसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो चलिए अब लास्ट है जो कार्नोट इंजन का कंस्ट्रक्शन में आता है वो है इंसुलेटिंग स्टैंड। तो देखिए, इंसुलेटिंग स्टैंड एक ऐसा स्टैंड होता है जिस पे अगर हम सिलेंडर को रख दें तो उस सिलेंडर से कोई भी हीट बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगा और ना ही सराउंड से कोई हीट सिलेंडर के अंदर ट्रांसफ़र होगा। चलिए अब जानते हैं वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। तो वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। उसका लिंक मैं आई बटन पर आपको दे देता हूँ। आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आपको ये समझ आएगा पूरी तरह। तो चलिए वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन को जानते हैं। द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन शोज द यू ऑपरेशन कॉल्ड कार्नोट साइकिल। देखिए, वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल जो वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन जो होता है वो कार्नोट साइकिल पर बेस होता है जो एक यू ऑपरेशन है। तो चलिए अब जानते हैं उसके पहले प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में। एट फर्स्ट वी पुट द सिलेंडर ऑन द सोर्स T1। हम जो है उस सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रख देते हैं। देन द सिलेंडर गेट द टेम्परेचर T1। तब वो सिलेंडर जो है टेम्परेचर T1 गेन कर लेगा सोर्स से। ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज। देखिए, उससे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है गैस का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड लेट अस कंसीडर बिफोर इंक्रीजिंग। हम मान लेते हैं कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ होने से पहले उसके जो प्रेशर और वॉल्यूम था वो P1 और V1 था, और इंक्रीज़ होने के बाद उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो P2 एंड V2 है। तो देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क जो होता है वो होता है RT log V2/V1। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को T1 माना है तो इसीलिए यहाँ पर हम T1 लिख रहे हैं, और V1 सेकेंड वॉल्यूम बाय अपॉन फर्स्ट वॉल्यूम। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये V2/V1 जो है वो सेकेंड वॉल्यूम अपॉन फर्स्ट वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो चलिए अब जानते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नाउ द सिलेंडर इज़ रिमूव फ्रॉम द सोर्स। अब हम सोर्स से उस सिलेंडर को उठा करके इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं। सो द बेस ऑफ सिलेंडर इंसुलेटिंग, यानी कि उस सिलेंडर का बेस जो है वो इंसुलेटिंग बन जाएगा और उससे कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा उस सिलेंडर से बाहर, और बाहर से उस सिलेंडर के अंदर भी कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ड्यू टू दिस द प्रेशर इज़ रिड्यूस। जिसके कारण जो है उसका प्रेशर रिड्यूस होगा, और अगर प्रेशर रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आएगा। तो
तो अब हम मान लेते हैं कि उसका जो प्रेशर है वो P2 से P3 की ओर डिक्रीज़ हुआ और उसका वॉल्यूम V2 से V3 की ओर इंक्रीज़ हुआ। तो देखिए अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हम जानते हैं कि वर्क जो होता है वो होता है W2। मान लेते हैं ये वर्क W2 है, तो W2 इज इक्वल्स टू आर T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1, जहाँ R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सॉरी T1 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, T2 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ द सिंक, और गामा जो है वह है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम जो है उस सिलेंडर को उठा करके सिंक के ऊपर रख देंगे, जो कि तब वो प्रोसेस होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। नाउ द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सिंक ड्यू टू दिस प्रेशर इंक्रीज, जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज होगा। मान लेते हैं वो प्रेशर इंक्रीज होगा P3 से P4 की ओर, एंड वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा फ्रॉम V3 टू V4। तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हम जानते हैं W3 इज इक्वल्स टू RT2 log V3 बाय V4। अब यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, जिसके कारण हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है। तब चलिए हम जानते हैं फोर्थ टॉपिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन। नाउ द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड एंड द प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम P4 टू P1। देखिए अब जो है हम उस सिलेंडर को वापस हम सिंक के से हटा करके इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं, और तब उसका जो है प्रेशर है P4 से P1 हो जाता है, और वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होता है V4 से V1 की ओर। तो जिसके कारण अब देखिए W4 जो होता है वो होगा RT2 माइनस T1 बाय गामा माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा क्योंकि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, कंप्रेशन के लिए हमेशा माइनस का साइन लगता है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम चारों वर्क जो हमने इक्वेशन माने हैं, चारों इक्वेशन उन्हें ऐड कर देंगे। टोटल वर्क W जो है वो होगा इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो हम चारों के वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पर। W इज इक्वल टू RT1 log V2 बाई V1 प्लस RT1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1 माइनस RT1 T2 log V3 बाई V4 माइनस RT1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए हमें इक्वेशन मिलता है W इज इक्वल टू RT1 log V2 बाई V1 माइनस RT2 log V3 बाई V4। तो इसे हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो B एंड C है वो सेम एडियाबैटिक कर्व पर लाई करता है, यानी कि तब हम उसे कह सकते हैं P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 पे पावर गामा। चलिए तो RT1 V2 पे पावर गामा, चूँकि हम जानते हैं PV इज इक्वल टू RT और P इज इक्वल टू RT अपॉन V, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमने टेम्परेचर T1 लिया है, क्योंकि जब प्रेशर P2 था तो उस समय उस गैस का टेम्परेचर T1 था, क्योंकि उस समय हमने उसे सोर्स में रखा था, और उसके बाद जब उसका प्रेशर V3 था तब उस समय हमने उसे सिंक पर रखा था, उसका टेम्परेचर T2 है। तो अब देखिए चूँकि ये आर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब चूँकि बेस सेम है तो पावर हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो गामा माइनस T1 V2 पे पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V3 पे पावर गामा माइनस 1। अब देखिए सिमिलरली D एंड A जो है वो भी सेम एडियाबैटिक कर्व पर है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू V4 गामा माइनस 1 बाय V1 गामा माइनस 1 पावर। इसीलिए अब T1 बाई T2 को इसे अपोजिट कर देते हैं, तो V1 पे पावर गामा माइनस 1 और V4 पे पावर गामा माइनस 1। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 हम लिख सकते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तब हम इसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब देखिए ये सारे पावर सेम है, इसीलिए हम इसे पावर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। अब देखिए
तब हम जो है इसे लिखते हैं V1/V4 इज इक्वल टू V2/V3। तो इसे हम लिख सकते हैं V2/V1 और V3/V4। तो इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। V3/V4 के बदले हम V2/V1 लिखते हैं। तो देखिए W इज इक्वल टू RT1 log V2/V1 माइनस RT2 log V2/V1। तो देखिए R log V2/V1 को कॉमन ले लेते हैं, R log V2/V1 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है T1 माइनस T2। तो यही है वर्क डन। तो ये जो है वर्क है किसी कार्नोट इंजन के लिए। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो चलिए अब जानते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो देखिए एफिशिएंसी ईटा जो है उसे वो होगा नेट वर्क डन बाय हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो नेट वर्क डन तो हमने अभी कैलकुलेट किया RT1 माइनस T2 log V2/V1, और हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स है वो जो होगा फुली वर्क होगा जो कि हमने W1 में लिखा था। W1 जो था उसका वैल्यू था RT log V2/V1। तो इससे R कैंसिल हो जाता है, log V2/V1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और T1 माइनस T2/T1 बचेगा। तो हम इसे अगर सेपरेट करें तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि किसी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सिंक पर डिपेंड करता है। अब एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 100% तभी हो सकेगा जब टेम्परेचर जो T1 है सोर्स का टेम्परेचर और T2 का टेम्परेचर इक्वल हो, या T2 का टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए 0। तो ये दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कभी भी 100% नहीं हो सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।